हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई का 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो आपको जैसे पता ही है कि एसएससी जेई का 2019 का पेपर अभी होने वाला है 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में। तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन पिग आयरन। ठीक है, तो कार्बन की परसेंटेज पूछी है पिग आयरन में। तो ए है हमारा 3 to 4%, ठीक है। बी है 0.5 to 2.5%, सी है 5% to 8% और डी है 0.002% to 0.1%। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये टेबल याद रखनी है। ठीक है, तो ये टेबल है, यहाँ पे टाइप ऑफ आयरन है, ठीक है, और यहाँ परसेंटेज कार्बन कंटेंट है। ठीक है, तो पिग आयरन में आपका जो कार्बन कंटेंट है वो कितना होता है 3% to 4%। ठीक है, इसके अलावा आपसे आप किसी और चीज़ के बारे में पूछ सकता है, जैसे कास्ट आयरन के बारे में पूछ ले तो कास्ट आयरन में आपका जो कार्बन कंटेंट होता है वो 2% से 4% के बीच में होता है। ठीक है, ऐसे ही रॉट आयरन ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म। तो इस पर भी एक सवाल बन सकता है कि रॉट मतलब विच इज़ दी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो वो आप कहेंगे रॉट आयरन। ठीक है, और रॉट आयरन में जो मिनिमम कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 0.15%। ठीक है, और डी है आपका माइल्ड स्टील, फोर्थ है ना, और इसमें कितनी कार्बन कंटेंट होती है 0.15% to 0.3%। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पिग आयरन के बारे में पूछा था, तो पिग आयरन में होता है 3% to 4%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज अ व्हीकल इन पेंट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो व्हीकल की तरह इस्तेमाल किया जाता है पेंट्स में। तो ए है मेरा रेड लेड, बी है टंग ऑयल, सी है टर्पेंटाइल ऑयल और डी है वाइट लेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंग ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन अ स्लो सेंट फिल्टर यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। तो यहाँ पर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पूछा है किसका, स्लो सेंट फिल्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें है ये, लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 500 to 1000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, बी है 3000 to 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, सी है 100 to 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर और डी है 300 to 600 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ स्लो सेंट फिल्टर जो है आपका 2400 से 4800 के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट है हमारी वो क्या है, लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, और हमसे पूछा है लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर में, तो वो होती है आपका 100 से 200 के बीच में। ठीक है, सो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन द सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू। ठीक है, तो आईएस क्लासिफिकेशन के मुताबिक सॉइल को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 18 ग्रुप्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन अ हाइड्रोलिक जंप इफ फ्लूइड नंबर एफ आर इज इक्वल्स टू कितना है 4.5 to 9 के बीच में है, द जंप इज कॉल्ड। ठीक है, तो कह रहा है हाइड्रोलिक जंप में अगर फ्लूइड नंबर जो है 4.5 से 9 के बीच में है तो वो जंप हमारी कैसी कहलाएगी। ए है एंड्यूलर जंप, ठीक है, बी है स्टीडी जंप, सी है ऑक्सीलेटिंग जंप और डी है वीक जंप। तो इसके लिए आपको ये टेबल कंसल्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे है फ्लूइड नंबर, है ना, और ये आपको टाइप ऑफ जंप दे रखी है। तो अगर आपका फ्लूइड नंबर 1 to 1.7 है तो
तो ये आपकी कौन सी जंप होगी, एंडुलर जंप होगी। ठीक है, अगर फ्लोट नंबर 1.7 से 2.5 के बीच में है तो वीक जंप कहलाएगी। ठीक है, अगर फ्लोट नंबर 2.5 से 4.5 के बीच में है तो ऑक्सीलेटिंग जंप कहलाएगी। ठीक है, अगर फ्लोट नंबर आपका 4.5 टू 9 के बीच में है तो कौन सी जंप कहलाएगी, स्टीडी जंप। ठीक है, और अगर आपका फ्लोट नंबर 9 से अबव है तो आपकी कौन सी जंप कहलाएगी, स्ट्रॉन्ग जंप कहलाएगी या फिर चॉपी जंप कहलाएगी। ठीक है, तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें फ्लोट नंबर कितना दे रखा है, 4.5 से 9 के बीच में, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, स्टीडी जंप। ठीक है, सो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्लोट नंबर कितना दे रखा था, 4.5 से 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रॉक दैट पजेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स। ठीक है, तो वो रॉक्स जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और कॉम्पैक्ट ग्रेन्स होती हैं वो कौन से रॉक्स कहलाते हैं। ए है आपका सिलिशियस रॉक, बी है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, सी है फोलिएटेड रॉक्स और डी है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ठीक है, तो इसमें 1 बाय 1 सारे रॉक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फोलिएटेड रॉक्स के बारे में। तो फोलिएटेड रॉक्स क्या होते हैं, फोलिएटेड रॉक इज़ अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो फोलिएटेड रॉक किसका टाइप है, किस रॉक का टाइप है, मेटामॉर्फिक रॉक का टाइप है। ठीक है, दैट हैज़ डिस्टिंक्ट रिपीटेटिव लेयर्स। ठीक है, और फोलिएटेड रॉक्स में क्या होता है, अलग अलग और रिपीटेटिव लेयर्स होती हैं। ठीक है, समटाइम दीज लेयर्स आर वेरी डिफरेंटली टेक्सचर्ड और कलर्ड। ठीक है, और ये लेयर्स जो हैं कभी कभी डिफरेंट कलर्स की भी होती हैं। समटाइम द लेयर्स आर ओनली स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, whatever the case it is generally very easy to spot a foliated rock because it has a distinct layer और stripped pattern। कह रहे हैं कि foliated rocks को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें जो है अलग अलग लेयर्स होती हैं और इनका जो है स्ट्रिप्ड पैटर्न होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो हमसे ये चीज़ नहीं पूछी गई, हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि किसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और कॉम्पैक्ट ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, फोलिएटेड रॉक्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होते हैं, दीज रॉक्स हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में क्या होता है, लेयर्स होती हैं। दे पजेस प्लेन्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन और क्लीवेज। इनमें क्या होता है, प्लेन्स होते हैं स्ट्रेटिफिकेशन के और क्लीवेज के। इन क्लीवेज के अबाउट जो है आपका जो रॉक होता है वो स्प्लिट कर सकता है, टूट सकता है। ठीक है, और इसमें आपसे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं आपके, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और स्लेट। ठीक है, तो इस पर भी आपका सवाल पूछा जा सकता है कि सैंडस्टोन के बारे में कह दिया कि सैंडस्टोन दे दिया, अब ये कौन सा रॉक है, स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड है, फोलिएटेड है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। दीज रॉक्स आर नॉट स्ट्रेटिफाइड, दे पजेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि क्रिस्टलाइन और कॉम्पैक्ट ग्रेन्स किस में होते हैं, तो वो आपका कौन सा है, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ठीक है, दे कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू थिन स्लैब। इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते स्लैब में, क्यों, क्योंकि इसमें लेयर्स नहीं होती हैं। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं आपके, ग्रेनाइट, ट्रैप और मार्बल आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, सो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ए 1 मीटर लॉन्ग स्टील रॉड विथ क्रॉस सेक्शन 20 by 20 mm is subjected to tensile force of 40 kilonewton. Determine the elongation of the rod if the modulus of elasticity is 200 gigapascal। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमें एक स्टील रॉड दे रखी है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर की। ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे रखा है 20 by 20 mm। ठीक है, और उसमें टेंसाइल फोर्स कितनी लग रही है, 40 किलो न्यूटन की। तो हमसे इलोंगेशन पूछा है, मीन्स क्या पूछा है हमसे, डेल्टा एल। ठीक है, और हमें जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है वो कितना दे रखा है, 200 गीगापास्कल। तो यहाँ पर डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू पी एल ओवर ए ई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा।
आपका ऑप्शन जो है सारे वो काहे में है, एमएम में है, ठीक है, सारे ऑप्शंस आपके एमएम में है। तो हमें पूरे डेटा को, जो गिवन डेटा है, हमें इसे एमएम में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। लेंथ हमें दे रखी थी 1 मीटर, तो इससे मैंने एमएम में कन्वर्ट कर लिया, वो कितना हो गया 1000 mm के बराबर, ठीक है। एरिया हमें 20x20 mm में ही दे रखा है, तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आपका टेंसाइल लोड लग रहा है वो कितना है 40 किलो न्यूटन का, तो इसे मैंने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। किलो न्यूटन को न्यूटन में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40,000 न्यूटन, ठीक है। और ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको दे रखा था 200 गीगा पास्कल, ठीक है। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि 1 गीगा पास्कल कितने के बराबर होता है 10⁻³ मेगा पास्कल, और मेगा पास्कल ये आपका किसके बराबर होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर। तो 10⁻³ मेगा पास्कल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ठीक है। तो इसको भी मैंने mm में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो ई कितना हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब सारी चीज़ें हमारी mm में कन्वर्ट हो गई हैं, तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, ठीक है। तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू PL/AE। तो यहाँ पे आपका जो टेंसाइल लोड है P वो कितना है 40,000 न्यूटन, तो ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है 40,000, ठीक है। लेंथ 1 मीटर है, तो यहाँ पर mm में करना है तो 1000 mm, ठीक है। एरिया 20x20 mm, ठीक है, इंटू ई जो है मैंने न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो कितना हो गया 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 mm, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द डेल्टा फॉर अ क्रॉप व्हेन इट्स ड्यूटी इज 864 हेक्टेयर पर क्यूबिक ऑन द फील्ड एंड द बेस पीरियड ऑफ क्रॉप इज 120 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे डेल्टा पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे डेल्टा पूछा गया है क्रॉप का, ठीक है। और जो ड्यूटी दे रखी है मतलब डी दे रखा है हमें वो 864 हेक्टेयर पर क्यूबिक दे रखा है, और जो बेस पीरियड माने बी दे रखा है वो कितना है 120 डेज, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे डी हमें दे रखा है 864 हेक्टेयर पर क्यूबिक, ठीक है, बेस पीरियड 120 डेज, और डेल्टा हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू 8.64 B/D। यहाँ पर बी जो बेस पीरियड है उसे हम डेज में रखते हैं, और जो डी है वो आपका हेक्टेयर पर क्यूबिक में, और ये 8.64 होता है। तो इसका जो आंसर निकल के आता है हमारा डेल्टा निकल के आता है वो मीटर में निकल के आता है, ठीक है। तो 8.64 इंटू बी की जगह पे मैंने 120 पुट कर दिया, और डी की जगह पे 864 हेक्टेयर पर क्यूबिक, ठीक है। तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो 120/100 इसे सॉल्व किया तो कितना आ गया 1.2 मीटर, ठीक है। लेकिन हमारे जो ऑप्शन है वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं, इस वजह से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 120 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Next question. The modulus of elasticity of concrete is given by EC is equals to dash megapascal where FCK is equals to characteristic compressive strength of concrete cube, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछी है कंक्रीट की, ठीक है, जैसे हम EC से डिनोट करते हैं। तो वो कितनी की होती है IS कोड के मुताबिक, IS 456/2000 के मुताबिक जो आपका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो कंक्रीट की होती है आपकी 5000 √FCK, ठीक है। और FCK आपका क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है कि कंक्रीट क्यूब की जो स्ट्रेंथ होती है आफ्टर 28 डेज, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 1981 to 2001 इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। जो रोड डेवलपमेंट प्लान हुआ था 1981 से 2001 के बीच में उसे हम कौन सा प्लान बोलते हैं। ए है कानपुर प्लान, बी है नागपुर प्लान, सी है लखनऊ प्लान, और डी है बॉम्बे प्लान,
ठीक है, तो इसके लिए आपको ये टेबल याद रखनी है। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट ईयर्स। तो नागपुर रोड प्लान जो है आपका वो फर्स्ट 20 ईयर्स रोड प्लान था। ठीक है, और ये कब से कब तक हुआ था? 1943 से 1963 के बीच में। ठीक है, सेकंड जो 20 ईयर रोड प्लान है वो कौन सा है? बॉम्बे रोड प्लान। बॉम्बे रोड प्लान कब हुआ था? 1961 से 1981 के बीच में। ठीक है, थर्ड जो 20 ईयर का रोड प्लान है वो है लखनऊ रोड प्लान, और वो है आपका 1981 से 2001 के बीच में, जो ही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। और एक आपको याद रखना है कि नेशनल हाईवे एक्ट कब हुआ था? नेशनल हाईवे एक्ट ये पूछा जा सकता है, तो ये 1956 में हुआ था। ठीक है, सो लखनऊ रोड प्लान इज़ द करेक्ट आंसर। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द आर्ट ऑफ असेसिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी एट अ स्टेटेड टाइम इज नोन एज। ए है वैल्यूएशन, बी है रिटिएबल वैल्यू, सी है बुक वैल्यू, और डी है सेल्वेज वैल्यू। सो जो प्रेजेंट वैल्यू पता लगाना किसी भी प्रॉपर्टी की, ठीक है, एक स्टेटेड टाइम में, वो क्या कहलाता है? आपका वैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टफनेस इंडेक्स ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ। ठीक है, तो टफनेस इंडेक्स किस चीज़ का रेशियो होता है? ए है आपका श्रिंकेज इंडेक्स टू लिक्विडिटी इंडेक्स, बी है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, सी है लिक्विडिटी इंडेक्स टू श्रिंकेज इंडेक्स, और डी है आपका लिक्विडिटी इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, सो इसके लिए हम देख लेते हैं। जो आपका टफनेस इंडेक्स होता है उसे मैं काय से डिनोट करता हूँ? IT से। ठीक है, IT से डिनोट करूँगा, और वो किसके बराबर होता है? IT इज इक्वल्स टू IP अपॉन IF। IP क्या है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और IF क्या है? फ्लो इंडेक्स। ठीक है, सो जो आपका टफनेस इंडेक्स है वो किसका रेशियो होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और कुछ चीज़ें देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि जो फॉर मोस्ट सॉइल्स IT इसके बीच में होता है 0 से 3 के बीच में। ठीक है, ज़्यादातर सॉइल में IT की वैल्यू, टफनेस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 3 के बीच में। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे फ्लो इंडेक्स आ रहा है IF, उसका फॉर्मूला क्या होता है? W1 माइनस W2 अपॉन log टू दी बेस 10 N2 अपॉन N1। ठीक है, यहाँ पर W1 W2 क्या है? ये है आपके वाटर कंटेंट, और N1 और N2 जो है वो नंबर ऑफ ब्लोज हैं। ठीक है, सो N1 नंबर ऑफ ब्लोज पे जो W1 क्या है, जो वाटर कंटेंट आया है वो है W1, और N2 नंबर ऑफ ब्लोज पे जो वाटर कंटेंट आया है वो है आपका W2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से मैं IF की वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, मतलब फ्लो इंडेक्स की वैल्यू, और IP क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जो किसके बराबर होता है? WL माइनस WP, माने लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट विल बी द रफ कॉस्ट एस्टिमेट फॉर अ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर if the rate per meter square is rupees 600 and necessary addition of 20% are to be made for public health worth। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट निकालना है फर्स्ट क्लास बिल्डिंग का, और उसका प्लिंथ एरिया कितना दे रखा है? 100 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, और रेट कितना दे रखा है? वो है ₹600, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में के लिए आपके 600 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, और नेसेसरी एडिशन जो है वो कितना है? 20% है। जो आपकी कॉस्ट निकल के आएगी उसका 20% हमें और ऐड करना पड़ेगा इसके लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए। ठीक है, सो देख लेते हैं, हमें प्लिंथ एरिया कितना दे रखा है? 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और रेट कितना दे रखा है? ₹600 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और नेसेसरी एडिशन कितना है? 20% का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपको कितने रुपीज़ लग रहे हैं? 600 रुपीज़। ठीक है, प्लिंथ एरिया आपका कितना है? 100 मीटर स्क्वायर का, तो 100 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगेंगे? 600 इंटू 100, तो वो कितना हो जाएगा? 60,000 रुपीज़। ठीक है, नेसेसरी एडिशन जो करना है हमें पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक हेल्थ वर्थ के लिए, वो कितना है? 20% ऑफ जो हमारी ये कॉस्ट निकल के आई है, तो 20% ऑफ 60,000। ठीक है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं?
20/100 इंटू 60,000, तो वो कितना आया 60,000 का 20% कितना आ गया आपका 12,000। ठीक है, तो अब हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि 60,000 ये तो कॉस्ट निकल के आई थी, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ के लिए हमारा 12,000 था। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 72,000 रुपीज़। ठीक है, तो 72,000 आपका तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड फॉर अ कॉलम विद बोथ एंड्स हिंज्ड। ठीक है, तो ये यूलर लोड या क्रिपलिंग लोड पर है, यूलर्स फार्मूले पर बेस्ड है ये। तो आपका जो फॉर्मूला होता है क्रिपलिंग लोड के लिए, ठीक है, वो क्या होता है, P इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो इफेक्टिव लेंथ है वो कंडीशंस पे चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ हमें पहले फाइंड आउट करनी है, वो कैसे पता लगेगी, जो हमें एंड कंडीशंस दे रखी हैं वो क्या है कि बोथ एंड्स जो हैं आपके वो क्या हैं, हिंज्ड हैं। ठीक है, बोथ एंड्स हिंज्ड हैं, तो इसके लिए आपको ये टेबल याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड कंडीशंस आपको दे रखी हैं और इफेक्टिव लेंथ दे रखी है। ठीक है, तो अगर बोथ एंड्स हिंज्ड हैं, है ना, दोनों एंड्स अगर हिंज्ड हैं तो L इफेक्टिव आपका L के बराबर होता है। ठीक है, वन एंड फिक्स्ड अदर फ्री, है ना, एक एंड फ्री है और एक फिक्स्ड है, तो आपकी जो लेंथ होती है वो 2L हो जाती है। ठीक है, बोथ एंड फिक्स्ड, अगर दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो फिर आपकी लेंथ जो है वो L/2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड, एक फिक्स्ड है और दूसरा हिंज है, तो L/√2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे क्वेश्चन में जो दे रखा है वो बोथ एंड्स क्या हैं, आपके हिंज्ड हैं, तो L इफेक्टिव किसके बराबर हो जाएगा, आपका L के बराबर। ठीक है, बोथ एंड्स हिंज्ड हैं तो L इफेक्टिव आपका L के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो L इफेक्टिव L के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका, पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर होता है, तो L इफेक्टिव यहाँ पर क्या है, L के बराबर है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिलेट वेल्ड। ठीक है, तो हमें इसमें से बताना है फिलेट वेल्ड कौन सा है, ए है स्क्वायर, बी है सिंगल बेवल, सी है सिंगल जे और डी है मीटर। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो फिलेट वेल्ड होता है वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक मीटर कहलाता है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ठीक है, तो फिलेट वेल्ड की ये एग्जाम्पल हैं 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डिज़ाइन थ्रोट है, ठीक है, थ्रोट क्या कहलाता है, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है आपका ये थ्रोट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फिलेट वेल्ड का एग्जाम्पल कौन सा है, वो है आपका मीटर। ठीक है, मीटर होता है, तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस के। ठीक है, रिलेशन पूछी है किसके बीच में, बल्क मॉडुलस के, यंग मॉडुलस E एंड पॉइजन्स रेशियो 1/m। वैसे हम पॉइजन्स रेशियो को हम म्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो म्यू है वो किसके बराबर है, 1/m के बराबर है। ठीक है, तो हमसे ये रिलेशन पूछिए क्या होगी। ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट रिलेशंस होती हैं जो आपको याद रखनी है। तो हमें जो है बल्क मॉडुलस और आपका यंग मॉडुलस के बीच में रिलेशन दे रखी थी, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल्स टू 3K इंटू 1 - 2 म्यू। ठीक है, और म्यू क्या है आपका पॉइजन्स रेशियो, क्वेश्चन में जो म्यू दे रखा है वो 1/m के बराबर दे रखा है, तो यहाँ पे मैं म्यू की जगह पे 1/m पुट कर दूंगा, तो E इज इक्वल्स टू 3K ब्रैकेट में 1 - 2/m हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 3K, ब्रैकेट को सॉल्व किया तो m - 2/m। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ से ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके नीचे आपका 1 है। ठीक है, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ME इज इक्वल्स टू 3K टाइम्स m - 2, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो K इज इक्वल्स टू ME अपॉन 3 टाइम्स m - 2। ठीक है, तो
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अलावा और रिलेशन भी होती हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी सेकंड रिलेशन दे रखी है वो किस किस के बीच में है? वो है यंग मॉडुलस, जी होता है आपका शेयर मॉडुलस और म्यू पॉइजन्स रेशियो। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखनी है, E इक्वल्स टू 2G ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। ठीक है, इसके अलावा एक रिलेशन है आपका यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस के बीच में। वो क्या होती है? E इक्वल्स टू 9kg ओवर 3k प्लस जी। ठीक है, तो ये ऐसा एक्सप्रेशन है, ये आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा म्यू इज इक्वल्स टू 3k माइनस 2g ओवर 6k प्लस 2g। ठीक है, तो ये चारों ही रिलेशन आपको याद रखनी है, इनमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एरर दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इन सर्वेइंग। ठीक है, कह रहे हैं ऐसे कौन से एरर हैं जो सर्वेइंग में हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, ए है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, बी है रैंडम एरर, सी है पर्सनल एरर और डी है एरर ड्यू टू नेचुरल कॉज। ठीक है, तो अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर है तो मतलब एरर किस में? इंस्ट्रूमेंट में है, तो वो हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल एरर मतलब इंसान पढ़ने में कुछ गलती कर रहा है तो वो भी हम रिमूव कर सकते हैं। एरर ड्यू टू नेचुरल कॉज, इसे भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो रैंडम एरर है उन्हें हम जो है सर्वेइंग में रिमूव नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है द बर्नौलीज इक्वेशन रिफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ, ए है फोर्स, बी है एनर्जी, सी है आपका मास और डी है मोमेंटम। तो बर्नौलीज इक्वेशन किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है इन सॉइल इंजीनियरिंग व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप दैट डिफाइंस पोरोसिटी। ठीक है, तो यहाँ सिंपली आपसे पोरोसिटी का फॉर्मूला पूछा है। तो ए क्या है आपका? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको पता है वो क्या होता है आपका? वॉइड्स रेशियो है ना, ई। बी है आपका द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड जो है आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है, एस। ठीक है, सी है आपका द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम, ये होता है आपका पोरोसिटी एन। ठीक है, और यही आपका ऑप्शन, यही आपका आंसर है। ठीक है, और डी क्या है? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सारी रिलेशनशिप को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पोरोसिटी है, पोरोसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है? वी वी अपॉन वी। ठीक है, वी वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाइड और कैपिटल वी क्या है? टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इसके अलावा और फॉर्मूले हैं जैसे वाइड रेशियो है आपका, तो वाइड रेशियो को मैं ई से डिनोट करता हूँ। ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, पोरोसिटी में आपका जो डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम आ जाता है, लेकिन जो आपका वाइड रेशियो होता है उसमें डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आता है। ठीक है, ऐसे आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड इंटू 100। मतलब जो वाइड्स हैं उसमें वाटर जो प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम अपॉन जो वॉइड्स हैं उनका वॉल्यूम इंटू 100। तो इससे हमें क्या मिलता है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जिससे हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज एन है, परसेंटेज एन क्या होता है? परसेंटेज एयर वॉइड। ठीक है, परसेंटेज एयर वॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो वॉइड्स हैं उनमें जो एयर मौजूद है उनका वॉल्यूम, तो ये वी ए से डिनोट किया जाएगा, अपॉन वी क्या है? टोटल वॉल्यूम इंटू 100। तो यहाँ से परसेंटेज एयर वॉइड मिल जाएगा। और नेक्स्ट है आपका ए सी। ए सी होता है एयर कंटेंट। तो एयर कंटेंट किसके बराबर है? कि वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर का मतलब कि वॉइड्स में जो एयर मौजूद है उसका वॉल्यूम, और डिनोमिनेटर में क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाइड। ठीक है, और एयर कंटेंट को मैं और क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस एस, 1 माइनस डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, तो 1 में से डिग्री ऑफ सेचुरेशन में अगर माइनस कर दूँ तो भी मुझे एयर कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशन थी जो आपको याद रखनी है, इन पे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस वीडियो का।
तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं जो टेम्परेरी हार्डनेस आती है पानी की वो किस वजह से आती है। ठीक है, ए है नाइट्रेट, बी है क्लोराइड्स, सी है सल्फेट्स और डी है कार्बोनेट। तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स की वजह से आपकी टेम्परेरी हार्डनेस आती है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाई कार्बोनेट CO3-2। ठीक है, कार्बोनेट को हम डिनोट करते हैं किससे, CO3-2 एंड बाई कार्बोनेट HCO3- ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर की वो कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स की वजह से होती है, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, सिंपली बॉयल करके वाटर को। ठीक है, तो ये थे SSC JEE के 2018 के फर्स्ट 20 क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे इसका सेकंड पार्ट बनाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।